राइट। सो आज जो मेन फोकस होगा वो हम बात करेंगे डाउ थ्योरी के बारे में। ठीक है। और डाउ थ्योरी की कंप्लीट बुक्स हैं। और बहुत ज़्यादा उसके डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर डेप्थ में जाते हैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और एक ट्रेडिंग सिस्टम इन इटसेल्फ निकल के आ जाएगा डाउ थ्योरी से। तो उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स टेक्निकल एनालिसिस पे जो हुआ था वो चार्ल्स डाउ ने दिया था, और उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और उन्होंने ही ये चीज बोली थी कि जो स्टॉक मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स बन के आते हैं वो साइक्लिकल होते हैं और रिपीट होते हैं। तो अगर हम पुराने पैटर्न्स को स्टडी करें तो हमें आइडिया लग सकता है कि आगे क्या होने वाला है, और उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे मतलब जैसे सबसे पहले शुरुआत जो टेक्निकल एनालिसिस में करी थी उनमें से एक चार्ल्स डाउ हैं। ठीक है। तो उन्होंने साइक्लिकल का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने ये बोला था कि जो स्टॉक्स हैं या ब्रॉडर स्टॉक मार्केट है, वो फेजेस जिसमें स्टॉक आपका जो है ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, और लाइक अ साइन वेव जैसे बनता है, तो क्रेस्ट और ट्रफ में ये भी चलता है, स्टॉक्स चलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कुछ फेजेस डिफाइन किए थे। ठीक है। जिसमें सबसे पहला फेज जो उन्होंने बताया था वो है अक्यूमुलेशन फेज। ठीक है। अक्यूमुलेशन फेज में क्या हो रहा है कि जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, वो फंडामेंटली स्टॉक को या मार्केट को समझते हैं कि बहुत स्ट्रांग है और ये ऊपर जाने वाला है, और ये इसको धीमे धीमे करके अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये इसको परचेज करेंगे कोई स्टॉक, उसकी वजह से ऊपर जाएगा और रुक जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में परचेज करते रहते हैं। तो वो हल्का सा ऊपर जाएगा, उसके बाद स्टॉक धीमे धीमे रिट्रेस करके वापस आएगा, फिर परचेज करेंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो इस तरह से करके वो उसमें अपनी पोजीशंस ऐड किए जा रहे हैं एट अ लोअर लेवल, नीचे के प्राइस पे वो उसको ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। हमने अपने बिड और आस्क का जब किया था तभी भी हमने देखा था कि इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो प्राइस को ऊपर मूव कर रहे होते हैं। और चार्ल्स डाउ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो ही स्मार्ट प्लेयर्स हैं मार्केट में, और रिटेलर्स उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनसे ही खरीद के या उनको ही बेच के अपना पैसा बना रहे हैं मार्केट में से। तो अगर जो हम ये स्टडी कर लें कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, तो हम भी साथ में पैसा बना सकते हैं। ठीक है। तो अक्यूमुलेशन फेज में वो धीमे धीमे अपनी बाइंग कर रहे हैं और पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी सफिशिएंट क्वांटिटी परचेज कर ली है एट द लोअर लेवल, फिर वो फाइनल एक लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं और उसको प्राइस को पुश करते हैं आगे। तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे प्राइस एकदम से ना ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो जब ऊपर बढ़ना शुरू होगा उसी के साथ साथ रिपोर्ट्स आनी चालू हो जाएंगी कि ये स्टॉक बहुत बुलिश है या मार्केट बहुत बुलिश है, हमें लगता है कि ये पिछले सारे लेवल्स तोड़ देगा, अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, जो इनके मतलब ऑल काइंड्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज विल स्टार्ट कमिंग। लोग जो हैं वो इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और हमारी बुल फेज जिसको बोलते हैं वो चालू हो जाएगी। हर कोई खरीद रहा होगा और जिसने प्रॉफिट में होगा और वो बहुत खुश होगा और वो बोलेगा कि अरे और लेना चाहिए था नीचे लेवल्स पे, तो निकल गया। और जो भी जिस लेवल पे ऐड करेगा वो ऊपर ऊपर जाता रहेगा। ठीक है। इस फेज को हम मार्कअप फेज बोलते हैं। मार्कअप मतलब ये हो गया कि आपने
जहां से खरीदा है वहां से और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, इस तरह से करके बढ़ता रहेगा। ठीक है। और जिस टाइम ये चल रहा है तो मार्केट शिफ्ट कर सकता है बिटवीन एक्यूमुलेशन और मार्कअप में। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर एक्यूमुलेट किया और मार्कअप फेज में गया, उसके बाद फिर से वहीं पर एक्यूमुलेशन चल रहा है तो प्राइस थोड़े टाइम के लिए स्टैग्नेंट हुआ, वहां पर कोई और इंस्टीट्यूशन जो है बाय कर रहा है, उसके बाद फिर से ऊपर भागना शुरू हुआ, फिर से वो स्टैग्नेंट हो गया, फिर से ऊपर भाग रहा है। इस तरह से 2-3 बार ऑल्टरनेट कर सकता है बिटवीन एन एक्यूमुलेशन फेज एंड अ मार्कअप फेज। ठीक है। ऐसे करते करते अपना मार्केट काफी रहेगा, जिस प्राइस पे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनको लगेगा कि ये मार्केट या स्टॉक जो है अब ओवर वैल्यू हो रहा है, इसकी इतनी फंडामेंटली इतनी वैल्यू नहीं है और ये एक अच्छा प्राइस पॉइंट है जहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी यहाँ से नीचे आने वाला है प्राइस। ठीक है। लेकिन अगर ये अपने सारे के सारे स्टॉक्स उसी प्राइस पे ऑफलोड कर देंगे तो एकदम से प्राइस नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक बहुत लार्ज सेल ऑर्डर पड़ जाएगा। तो ये इस टाइम पे क्या करते हैं, ये धीमे धीमे करके सेल कर रहे होते हैं। तो जब ये सेल करेंगे तो परचेज कौन कर रहा होगा, वो रिटेल लो रिटेलर्स इसको परचेज कर रहे होंगे, जिन्होंने पिछला रन देखा है और उन्हें लगता है कि जिस भी प्राइस पे खरीदो ये तो ऊपर ही जा रहा है, ये तो बहुत बढ़िया फेज है और इसमें मतलब हम स्टॉक मार्केट में एकदम आराम से कमा सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने जो स्मार्ट मनी है वो धीमे धीमे स्टॉक स्टॉक से निकल रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है। और इसमें कौन घुस रहा है, रिटेलर्स धीमे धीमे घुस रहे हैं। ठीक है। तो जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक्यूमुलेशन फेज में अगर आप प्राइस में देखेंगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। आपको यही दिखेगा कि प्राइस स्टैग्नेंट है, लेकिन धीमे धीमे वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगी। धीमे धीमे एक शॉर्ट बर्स्ट में जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसे बेच रहे होंगे। ठीक है। और जब उनका मेजॉरिटी स्टॉक्स जो हैं वो बिक चुके होंगे, उसके बाद एक वो फाइनल बड़ा ऑर्डर डालते हैं, जिसकी वजह से पूरा सेलिंग शुरू होती है और प्राइस नीचे जाना चालू हो जाता है। जैसे ही ये होता है तो हम अपने दूसरे लास्ट स्टेज पे आते हैं, दूसरा ट्रेंडिंग फेज, जिसको बोलते हैं हम करेक्शन या फिर मार्क डाउन स्टेज। ठीक है। इस स्टेज में अगेन जो मार्कअप का में हुआ था उसका ऑपोजिट होने लगता है। कोई ना कोई रिपोर्ट या स्टोरी आने लगती है मार्केट में कि ये ओवर वैल्यूड है, इतना नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू, और अब ये नीचे आएगा, और कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है या इस स्टॉक पे कोई डिफिकल्टी आ रही है, इस तरह की न्यूज आने लगेंगी, लोग पैनिक करने लगेंगे कि अब ये ऊपर जाएगा नहीं और हमें नुकसान होगा, और वो उसे बेचने लगेंगे। तो क्या होता है, सेल ऑर्डर्स पाइल अप होने लगते हैं बहुत ज्यादा, और एकदम से स्टॉक जो है वो नीचे आने लगता है। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस चलती हैं। तो पैनिक सेलिंग जब होगी, प्राइस नीचे आएगा, प्राइस तब तक नीचे गिरते रहेगा जब तक इंस्टीट्यूशन अचानक से फिर से इंटरेस्टेड ना हो, ये बोले कि हाँ अब प्राइस बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे आ गया है और अब ये सही टाइम है दोबारा से इन्वेस्ट करने का। ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो फेजेस चल रही होती हैं वो चलती है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है पूरे टाइम इन्वेस्टेड नहीं रहता है, वो फेजेस में काम करता है। पहले वो एक जगह पैसा डालेंगे, उसको बढ़ाएंगे और दूसरी जगह वहां से निकाल देंगे। ठीक है। पंप एंड डंप भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस हैं उसका। एक स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। ठीक है। जिसमें हम अक्यूमुलेशन, मार्कअप और डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं। जो प्राइस नीचे जो गिर रहा है वो हमारा मार्क डाउन स्टेज हो गया है। ठीक है। ये चारों फेजेस आपको अगर समझ में आ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को तो अभी पूछ सकते हैं प्लीज। एक क्वेश्चन है अभिजीत। हाँ पूछिए। तो मार्कडाउन मार्कडाउन फेज जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ पे वो
हाँ। बेसिकली करेक्शन मोड में जा रहा है, तो करेक्शन मोड में वो हम्म। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो उसकी वैल्यूएशन बन रही होगी वो उस फंडामेंटल्स लेवल तक जाएगा या उससे नीचे भी जा सकता है? यहाँ पे कुछ एंटिसिपेट करना चाहिए या स्टडीज के थ्रू कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं कि राइट। वो मार्कडाउन फेज में कितना करेक्शन तक जा सकता है? राइट। सो जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग एक ये चीज मान के चलते हैं। तो डाउ थ्योरी का एक पॉइंट ये भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये मानते हैं कि जितनी भी फंडामेंटल स्टोरी या फंडामेंटल जो भी न्यूज आ रही है, वो सब ऑलरेडी प्राइस पॉइंट्स में और चार्ट्स में हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ली है। ठीक है? तो जिस टाइम तक न्यूज़ आती है, तब तक वो ऑलरेडी उसमें हम कंसिडरेशन कर चुके होते हैं। तो उसके हिसाब से ना ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस टाइम ये न्यूज़ आ रही होती है, तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग एनालिसिस रहेगा और वो बताएँगे कि हर कोई इन सिंक नहीं होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। ठीक है? कोई कुछ प्राइस बताएगा, लेट्स से कोई स्टॉक 100 पे है और लोग जो हैं बोलते हैं ये ओवर वैल्यूड है। कोई बोलेगा वो ₹60 तक जाएगा, कोई बोलेगा ₹80 तक जाएगा, कोई बोलेगा इसकी ₹10 की भी वैल्यू नहीं है। इस तरह से सब लोग अलग-अलग वो देंगे। लेकिन सब लोग यूनानिमसली ये बोलने लगेंगे, जिस टाइम ये पैनिक का टाइम आएगा तो सब लोग यही बोलेंगे कि नहीं-नहीं ये तो ओवर वैल्यूड है और नीचे जाना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से चलेगा। अभी अगेन मैंने जो ये बताया है इसमें हमने अ टाइम फ्रेम की बात नहीं करी है ना? तो अगर जो हम ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं और ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम देखते हैं वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात हो रही होगी कि इकोनॉमी जो है वो बेयरिश है या बुलिश है। और अगर हम स्टॉक की बात करेंगे तो ये ऑन अ डेली बेसिस जो है न्यूज़ उसको वो करती रहती है, इफ़ेक्ट करती रहती है। ठीक है? तो वो छोटे टाइम फ्रेम में भी काफ़ी हद तक जो है वो यूज़फुल रहता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमने खाली चार्ट्स देखना होता है, न्यूज़ को ज़्यादा ध्यान में नहीं देते हैं अनलेस बहुत बड़ी न्यूज़ उसमें आई हुई है। ठीक है? और उसी के बेसिस पे अगर हम खाली चार्ट्स पढ़ें और चार्ट्स के बेसिस पे सिग्नल्स पे काम करें, तो हम सक्सेसफुली इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप फंडामेंटल सारी न्यूज़ देखते रहोगे तो उसमें अलग-अलग टारगेट्स देंगे, व्हिच विल नॉट मेक सेंस टू यू। ऑलराइट? ओके। बट जैसे हुँ, अभी जो करंट फेज चल रहा है, आई थिंक इसमें यही हो रहा है। मैं हालांकि ट्रेडिंग करता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं तो उनके थ्रू मेरे को सुनने में मिलता रहता है कि हुँ, आजकल मार्केट जो चल रहा है उसमें मार्केट चार्ट्स को बीट कर रहा है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया है। मेरे को ऐसा दो तीन लोगों से सुनने में आया। तो ऐसी हुँ, हुँ। सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर जो कोई ऐसा बोल रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस ही फेल हो गया है, तो गलत बोल रहे हैं। ठीक है? ऐसा हो सकता है कि जो उन्होंने एंटीसिपेट किया है वो नहीं हुआ। ठीक है? लेकिन टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये ओके, तो यानी कि हाँ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि उनका एनालिसिस जिसके बेसिस पे उन्होंने ये एजम्पशन बना के मेरे को एक्सप्रेस किया, वो हाँ, एनालिसिस उनका इनकम्प्लीट था, क्योंकि उन्होंने जो टूल्स यूज किए टेक्निकल एनालिसिस में वो कंप्लीट एनालिसिस के लिए इनसफिशिएंट थे। नहीं। सो टेक्निकल एनालिसिस में अभी हम नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और ओके। हम बात करेंगे कि मतलब एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें प्रीवियस प्राइस पॉइंट को देख के हम ये बोल रहे हैं कि ये बिहेवियर हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिहेवियर होगा ही होगा। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है? तो उसमें एक जगह हेड्स है, एक जगह टेल्स है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। आपने पहली बार अगर जो टॉस किया है
और वो हेड्ज आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम टेल्स आएगा ही आएगा, ठीक है? लेकिन आप एंटीसिपेट कर सकते हो कि अगर 3 बार लगातार हेड्ज आया है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों की 50-50 है, तो हायर चांसेस हो गई हैं कि अ, अगले कॉइन टॉस में कि चेंज हो जाए, ठीक है? लेकिन हर कॉइन टॉस जो है वो एज़ एन इंडिविजुअल इवेंट है। जितनी बार मैं कॉइन को टॉस करूँगा उतनी बार उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पिछली बार हेड्स आया था तो इस बार टेल्स आएगा तभी 50-50 मेंटेन होगी। ठीक है? तो अ, मतलब हम लोग खाली एक असम्पशन के बेसिस पे डाल रहे हैं कि ये होना चाहिए। इसी तरह से मार्केट में जो है वो प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसमें से एक ही चीज़ हो सकती है। तो हर बार जो हम एनालाइज़ करते हैं, हम यही करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले पॉइंट्स को देख के डिटरमाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे चांसेज़ इस चीज़ की ज़्यादा हैं। ठीक है? तो अगर जो वो चांस नहीं हो पाई और उसने बीट नहीं किया है, तो फिर हम ये बोलते हैं कि नहीं गलत हो गया, टेक्निकल एनालिसिस गलत हो गया, तो वो कहना गलत है। ठीक है? अ, जैसा कि हमने पिछली बार एक निफ्टी का चार्ट डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि ये कई बार टच कर चुका है। एक बार चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि ये एक ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ से ये बार-बार नीचे टकरा के नीचे जा रहा है। और मैंने ये बोला था कि हो सकता है कि अब इसने जो तोड़ा है, तो यहाँ से ये ऊपर चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस पॉइंट से जहाँ हमने बात की थी, ये हमने लास्ट वीकेंड पे बात करी थी और वहाँ से इसने रिवर्सल दिखाया और फिर ये नीचे गया और अगेन सेम ज़ोन पे जाकर दोबारा से ये वहाँ से रिट्रेस तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो असम्पशन लिया था, मैंने ये सोचा था कि ये टूट जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ठीक है? मेरा असम्पशन गलत हो गया, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि ये सेम ज़ोन से ही नीचे आया है, उसके बाद सेम ज़ोन पे आया है, उसके बाद नीचे आ रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस ही फेल हो गया है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, ओके? ओके। ठीक है? और इसमें इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैं गलत कर रहा हूँ या मेरे एनालिसिस में कुछ कमी है या कुछ मैंने कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो छोड़ दी है, ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि पूरा एनालिसिस करने के बाद भी प्रोबेबिलिटी कि सही डायरेक्शन में जाएगा 50-50 ही होता है, ओके। ठीक है? तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन में हमें रिस्क मैनेजमेंट से अपने फेवर में कन्वर्ट करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली सो ये मैं मोस्ट प्रोबेबली अभी हम इसको कवर कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में होगा और उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर मेरा 3 में से 1 बार भी अगर मेरा सही चला गया जो मैंने सोचा है या जो मैंने एनालाइज़ किया है तो भी मैं प्रॉफ़िट कर सकता हूँ, ठीक है? और ये ज़ोन बनाने का मतलब ही ये है कि यहाँ से अगर जो मैं गलत हो गया, तो मेरा लॉस कम होगा और अगर जो मैं सही रहा तो मेरा मेरा प्रॉफ़िट काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है? वो हम नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे। पहले मेरे को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर करना है, जिसके बिना वो ज़ोन वाला कंप्लीशन जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। सो मूविंग ऑन बात करते हैं ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है? ये भी डाउ थ्योरी का कंटिन्यूएशन है। तो डाउ ने ऐसा बोला है कि जो आप टाइम फ्रेम जिस भी टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज़ कर रहे हैं या ट्रेड करने की सोच रहे हैं, उसको हम मेजर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? आप हायर टाइम फ्रेम, मिडल टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम बोल सकते हो, किसी भी नाम से बोल सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर टाइम फ्रेम, ठीक है? इस तरह से आप बोल सकते हो। तो उसमें क्या है कि प्राइमरी टाइम फ्रेम कौन-सा हो गया जो बड़ा आपको चार्ट को देखते ही जो दिखना चाहिए कि ये चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो आपका जो है वो प्राइमरी टाइम फ्रेम वो ये टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है? इसके बेस पे कि प्राइमरी हमारा ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है कि किधर जा रहा है टाइम फ्रेम के बेसिस पे, ठीक है? सेकेंडरी जो है उसी के अंदर किस तरह से वो चल रहा है, ठीक है? और माइनर हो गया एकदम लोअर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहा है वो, ठीक है? तो हमने 3 टाइम फ्रेम डिफाइन किए और उसमें जो ट्रेंड चल रहा है उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड बोल देंगे, ठीक है?
और किस डायरेक्शन में है, हम बता सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज में है, ठीक है। तो अगर जो आपने ये फेजेस देखे होंगे, तो जिस टाइम अक्यूमुलेशन चल रहा है या जिस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो तब आप देख रहे हैं कि एक ही प्राइस पॉइंट पे पिंग पोंग चल रहा है इसमें, ठीक है। ऊपर की जोन में आता है, वहां से सेलिंग हो जाती है, नीचे की जोन में आता है, वहां से बाइंग हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, चाहे अक्यूमुलेशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। जिस टाइम मार्कअप फेज चल रहा होता है, तब ये ऊपर ही ऊपर भाग रहा होता है, थोड़ा सा करेक्शन होता है फिर और ऊपर, थोड़ा करेक्शन होता है फिर और ऊपर, ठीक है। उसमें हमें क्लियरली दिख रहा होता है कि ये अप ट्रेंड है। और जिस टाइम ये मार्क डाउन फेज चल रही होती है, तब नीचे नीचे निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये 3 जो हैं वो डायरेक्शन के बेसिस पे हम ट्रेंड बता सकते हैं, ठीक है। अब इन इन सबको हम चार्ट के देखेंगे कि किस तरह से टाइम फ्रेम पे प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड्स बन रहे हैं, और किस तरह से हमारा जो है हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे ख्याल से हाफ एन आवर का हमारा स्लॉट कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट वाला आपको भेज देता हूँ चैट में, वो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा।